नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तान की सरकार है, उनकी इस समय नींद उड़ी हुई है। उन्हें इस बात का खतरा लगा हुआ है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 10 दिन बाद यानी कि 2 मई तक पाक सेना ने अपनी इस दहशत से, इस डर से अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं केवल पेट्रोलिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गश्त के अंतर्गत। सोचिए 5,000 करोड़ रुपए अब तक पाकिस्तान फूंक चुका है केवल इसी डर से कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। सो गाइस, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको पता होगा कि पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ कठोर कदम उठाए गए थे। आपके सामने स्क्रीनशॉट ये रहा। पिछले वीडियो में मैं सब तमाम बातें डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन बीते कल के दिन दोस्तों, भारत की पाकिस्तान पर 3 और बड़ी स्ट्राइक हुई हैं। पहली सबसे बड़ी स्ट्राइक है कि हमने पाकिस्तान से आने वाले तमाम सामान को बंद कर दिया है, बैन कर दिया अपने देश के अंदर। मतलब कि भारत ने यहाँ पर पाक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इंपोर्ट पर तत्काल रोक लगा दी है। सो गाइस, पाक गुड्स किसी तीसरे देश से, दूसरे देश से भी अब इंडिया में नहीं भेज पाएगा। और पाक से ध्यान रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के अब तक जो ट्रेड हुए हैं, मतलब कि इस वर्ष 3.5 करोड़ का हम लोगों के पास में इसका इंपोर्ट हुआ है, उसको हमने क्या कर दिया, अब रोक दिया है। और बहुत बड़ा लॉस इस समय पाकिस्तान को होगा। लेकिन हम भारतीयों को भी थोड़ा सा सपोर्ट भारत को करना होगा, भारत की सरकार को करना होगा। वो क्या? क्योंकि हमारे जो तमाम ड्राई फ्रूट होते हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में, अगर आप जाके पता करोगे कि ड्राई फ्रूट का रेट क्या है, या फिर आप ऑनलाइन चेक करोगे, तो इस समय ड्राई फ्रूट का रेट कम से कम 3 से 5 गुना बढ़ चुका है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मत दीजिएगा। ड्राई फ्रूट अगर कुछ दिन हम लोग नहीं खाएंगे तो थर हम लोग काँपेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, बुजुर्गों की आवश्यकता होती है, ड्राई फ्रूट तो उनका चल सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड जो स्ट्राइक करी है इंडिया ने दोस्तों, वो करी है यहाँ पर जहाज़ों को नो एंट्री, मतलब कि पाकिस्तान के जहाज़ों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री अब नहीं दी जाएगी। मतलब कि पाक में रजिस्टर्ड या फिर पाक का कोई भी फ्लैग किसी भी जहाज़ के अंदर, पानी के जहाज़ के अंदर हमको दिखाई दिया तो उसकी एंट्री हमारे बॉर्डर पर अब नहीं होगी। चलो कल्टी हो जाओ। और तीसरी सबसे बड़ी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्राइक करी गई दोस्तों, वह हमारी डाक पार्सल बंद कर दिया। मतलब कि डाक विभाग ने पाकिस्तान से आने वाली डाक पार्सल को बंद करने के आदेश जारी किए हैं बीते कल की रात। और ये रोक, जी हाँ, ये रोक किसी भी रूट से आने वाले डाक पार्सल पर लागू होगी। और इस समय हमारा भारत बुरी तरीके से अग्रेसिव मोड में है, क्योंकि यहाँ पर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें जो 26 पर्यटकों की जान गई थी, उसके बाद 140 करोड़ जनसंख्या के अंदर एक बहुत बड़ा रोष बना हुआ है। आक्रोश में ये तब्दील हो जाए उससे पहले ही हमारी केंद्र सरकार ने ये बहुत बड़े एक्शन ले लिए हैं। अब दोस्तों, इस खर्च में ध्यान रखिएगा कि जो 5,000 करोड़ रुपया अब तक जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है, जी हाँ, इस खर्च में हाल ही में तुर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य यहाँ पर साजो सामान शामिल नहीं है। ये आपका अलग खर्चा है इसका। अब सामान्य दिनों में पाक का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रुपए है, जो अब बढ़ करके कितना ज़्यादा हो गया आप सोचिए एक बार। और फिलहाल हाल ही में चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान में तैनात कर दिया है, और चीन बैक टू बैक पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा जो खर्च है ना, वो फाइटर जेट को लेकर के हुआ है। फाइटर जेट जब गश्त लगाते हैं, जब पेट्रोलिंग करते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्टी। उड़ान भरना और केवल मॉनिटर करना कि कुछ एक्टिविटी हमारे खिलाफ तो नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं शॉर्टी लगाना। तो इसके ऊपर इतना पाकिस्तान ने अब तक खर्च कर दिया है। और पाकिस्तान ने अपने लगभग 80 जेट्स को यहाँ पर फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात कर दिया है, और कई यहाँ पर एयर स्ट्रिप को फिर से ऑपरेटिंग बना दिया है। मतलब कि वो दोबारा से क्या हो चुके हैं, अब एक्टिव हो चुके हैं कि अब आप भी पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करो। मतलब कि अगर आप ध्यान से इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को देखोगे ना, लगातार जू 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 आसमान में फाइटर जेट की उड़ाने की आवाज़ आपको 24/7 मिल जाएगी। पाकिस्तान इस समय इतनी बुरी तरीके से इंडिया से डरा हुआ है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये बोला कि हम आतंकियों और उनके
पनाहगारों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध है। और इससे कुछ दिन पहले ही साफ साफ हमारे पीएम मोदी ने हमसे क्या वादा किया था वो आप पढ़ सकते हो। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के कुछ मंत्री हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इनका स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखते हैं, साफ साफ ये लिखते हैं कि जो हमारा भारत है वो पाकिस्तान की 130 मिसाइलों के निशाने पर है, मतलब कि हमको इनकी धमकी से डर जाना चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है TRF, आपको याद होगा पहलगाम हमले में इसने ली थी जिम्मेदारी कि भाई ये हमला हमने किया था। अभी कुछ दिन पहले TRF ने भी अब हमारे आक्रोश से, हमारी केंद्र सरकार के एक्शन से डर के मारे TRF ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। उसने TRF ने साफ साफ ये बोला कि भैया मैं इस आतंकवादी हमले में हम लोग नहीं थे, हमारे घर में खुद कलेश चल रहा है किस चीज़ को लेकर के कि हमारा जो TRF का सर्वर था वो हैक हो गया था, उस पर साइबर अटैक हुआ था। तो हम अपने घर की परेशानी को पहले सॉल्व करेंगे या फिर हम लोग आतंकवादी हमला करेंगे। तो TRF ने खुद को कवरअप करने का प्रयास किया है इस माध्यम से कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ है। और वहीं पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया, ठीक है, जांच करना चाहता तो हम इसके जांच में सहयोग करोगे। एक तरफ आप डर भी रहे हो, एक तरफ हमको धमकी भी दे रहे हो, क्योंकि एक्चुअली ना इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे डिफेंस में हमारा पड़ला बहुत अधिक भारी है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, सच कहूँ तो युद्ध होना चाहिए, हमने संभलने का इसको एक बार नहीं कई बार मौका दिया, हमने कई समझौते किए, हर समझौते को इसने क्या करा, डिनाई कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन इस बार दोस्तों पानी, अब तक इतने सालों से पानी यहाँ पे था, हम इसके ये पानी को झेल रहे थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल के बाद ये पानी यहाँ का यहाँ पहुँच चुका है। और हमारे ऊपर पाकिस्तान भारी पड़ जाए उससे पहले हमको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि ईंट का जवाब एक बहुत बड़ी मिसाइल से देना चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर बना दूं भारत का, चलिए राजनाथ सिंह के पद पर मैं आपको बैठा दूं कि इनकी कुर्सी पर आप बैठ जाओ, 24 आवर के अंदर आपको एक्शन लेना है, तो आप क्या एक्शन लोगे? आप किस डिफेंस का प्रयोग करोगे, एयरफोर्स का, आर्मी का या फिर नेवी का? क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ साफ ये बोल दिया है कि लक्ष्य आपका कहाँ पे आपको वॉर करना है, ठीक है, वक्त आपका कब उचित समय है वॉर करने का, ये आप डिसाइड करोगे। और हमारा वेपन्स हाउस आपके लिए ओपन है कि आपकी कुछ भी इस्तेमाल करो, गुलेल से लेकर के मिसाइल तक जो आपको इस्तेमाल करना है करो, लेकिन पाकिस्तान को जवाब दो। और हमारे जो इतनी बड़ी जनसंख्या जो इंतज़ार कर रही है इंसाफ का, उनको किसी भी हालत में इंसाफ दो। अब आपको मैंने एक दिन का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है, राजनाथ सिंह के जगह पर आप इस पद पर हो, चलिए आप CDS हो, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख आप ही हो, तो आप क्या एक्शन लोगे? क्या इसको एक मौका और दोगे और अपने पैर पर एक बिल्कुल धारदार कुल्हाड़ी दे मारोगे? भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया एक मौका और देना चाहिए, बच्चे से गलती हो गई होगी। अरे ध्यान रखिएगा कि जंगल में हमेशा सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, और हमको अब सीधा पेड़ बनने का कोई शौक नहीं है। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से पक्का मिलेगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, लेकिन अपना कमेंट करना मुझे मत भूलिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट करेंगे पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप एक बार अपने कमेंट को एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आप याद करिएगा एक बार कराची समझौता, जी हाँ, जो हुआ था 1949 में, जो करवाया था हमको UN ने, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कराची समझौता हुआ था कश्मीर विवाद को लेकर के। इसने एक बार नहीं कई बार इस समझौते को ब्रेक किया है। जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहे हैं वो एक बार याद कर लीजिएगा, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, मतलब कि हमने इस देश को पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली थी इस समझौते के अंतर्गत। मतलब 80% पानी हम आपको देंगे, 20% पानी हम लोग खुद अपने पास रखेंगे। उसके बाद लगातार 1960 से लेकर के अब तक हम लगातार अपने इस कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे थे। और सिंधु समझौता जो करवाया था हमसे, वो करवाया था यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने। वो अलग बात है कि हमने इसे कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि हम लोग गुस्से से काफ़ी भरे पड़े हैं अच्छा खासा। और उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, सोवियत संघ ने, मतलब कि रूस ने, ये हम दोनों के बीच में समझौता कराया था, उसको भी इसने क्या करा, ब्रेक किया। शिमला समझौता आपको याद होगा 1972 में हुआ था, इसको भी इसने पाकिस्तान ने ब्रेक किया है। और जो लाहौर घोषणा हुई थी 1999 में भारत पाक के बीच में, उसके कुछ महीनों बाद इसने क्या करा था, करगिल युद्ध हमारे साथ छेड़ दिया था। कितने मौके देंगे इसको भी, कितने मौके देंगे? ये लगातार वॉर पे वॉर करते रहता है आतंकवादियों के माध्यम से। और फाइनली वैसे इसकी हालत काफ़ी खस्ता पड़ी है पाकिस्तान की। सोचिए एक बार, 5000 करोड़ रुपए पर डे ये केवल पेट्रोलिंग के ऊपर खर्चा कर रहा है हमारी दहशत की वजह से।
और जो कि पहले से खर्चा कितना था, मात्र 45 करोड़ रुपया। कहाँ 45 करोड़, कहाँ 5,000 करोड़, जो लोग स्टार्टिंग में बताया, कितना बड़ा डिफरेंस है। और 2024 में, ठीक है, सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं, ये लिस्ट आप ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान की रैंक 29 है और इसमें इंडिया की भी रैंक आपको दिखाई दे रही होगी। हम इतना करोड़ रुपया खर्च करते हैं अपनी डिफेंस के अंदर, थिंक अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे सच कहूँ तो हमसे गलती तो हुई है। भले ही हमारे पीएम मोदी जी ने साफ साफ ये बोला कि जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आखिरकार दोस्तों ये सच कब होगा, अब ये चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के चूक तो हुई है हमारी सरकार से। क्या चूक हुई है, हमें अन्य देशों से बहुत कुछ अभी सीखने की आवश्यकता है। अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हो घूमने के लिए ना, कोई भी अगर आप टूरिस्ट एरिया चूज़ करते हो कि यार ये एरिया काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी मस्त है, बढ़िया है, गजब है, यहाँ पक्का घूम के आते हैं, तो उस कंट्री की वेबसाइट पे जा करके आपको ये चल जाता है पता कि ये एरिया कितना सेफ़ है और कितना सेफ़ नहीं है, ये वाला जोन जहाँ आप घूमने जा रहे हो। तो ऐसी गाइडलाइन हमारी केंद्र सरकार को भी जारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सुरक्षा में हमारी चूक ये भी हुई है कि जो पहलगाम से जो ये बैसरन की घाटी थी, इसका डिफरेंस 6 किलोमीटर का था। आतंकवादी आए, ताबड़तोड़ गोली बरसाई, लोगों से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़वाया, उनकी पैंट उतरवाई वगैरह वगैरह। अपने उस घटिया जो उनके मंसूबे थे उसको अंजाम देके वो चले गए। जब तक मैसेज पहलगाम चौकी तक पहुंचता, फोर्स वहां से आती, तब तक ये जंगल में छुप गए थे। आखिरकार दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी में पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं। हर ईयर का डाटा आपके सामने ये रहा, सोचिए। और इसमें कम से कम 95% जो कश्मीर घूमने जाते हैं वो पक्का पहलगाम वाले एरिया में घूमने पक्का जाते हैं। अगर ये घटना अभी घटी थी तो आखिरकार डिफेंस उस एरिया में क्यों नहीं थी, बैसरन की घाटी के अंदर क्यों नहीं थी? मैं मानता हूँ कि सारा एरिया जंगल से घिरा हुआ है, मैं मानता हूँ कि घाटी काफ़ी ऊंचाई पर है, मैं मानता हूँ कि डिफेंस का व्हीकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन पैदल टुकड़ी तो वहाँ पे भेजी जा सकती है जो 24/7 काम करे। ये चूक पक्का सरकार से हुई है। ठीक है, गलती से हम सीखते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर खो दिया, जो बच्चे यतीम हो गए, क्या उनकी ये भरपाई सरकार कर पाएगी? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? तो गाइस, इसके अलावा सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर किसका कितना % व्यय हुआ है अब तक, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर युद्ध हो जाता है तो पड़ला भारी है पाकिस्तान का या फिर इंडिया का। वैसे इंडिया का पड़ला काफ़ी अधिक भारी है, लेकिन चाइना लगातार जो अपनी आर्मी पाकिस्तान में भेज रहा है, मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान को चाइना बड़ा सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा ब्रिक्स संगठन हुआ था, ब्रिक्स समिट हुआ था नवंबर 2024 में, जिसमें हमने 5 नए देशों को अपने ब्रिक्स संगठन में शामिल कर लिया है। पहले 5 थे, अब 5 और आ गए, 10 हो गए। तो पाकिस्तान ने भी एक रेफरेंस लगाया था चाइना के थ्रू कि भैया मुझको भी अपने संगठन में शामिल कर लो। दिवालिया पाकिस्तान का निकला हुआ है। इसका सबसे बड़ा उल्लू सीधा ब्रिक्स संगठन में आकर के ये होता कि यह सबसे पहले कर्जा लेता कि भैया हमको कर्जा दे दो, क्योंकि हमारे ब्रिक्स संगठन के पास अपना बैंक है। अब तक ये IMF से बैंक ले रहा है और IMF ने अब अपने हाथ खड़े कर दिया, भैया पाकिस्तान तुमको अब हम कर्जा नहीं दे पाएंगे। और जो IMF का जो कर्जा होता है, जो लोन होता है, वो कम समय के लिए हैवी इंटरेस्ट रेट पर और बहुत सारी तगड़ी कंडीशन के बाद में ये लोन प्रोवाइड करता है IMF। और पाकिस्तान लगातार लोन पे लोन लिए जा रहा है, तो कब तक कोई बंदा लोन देगा? तो इसको लगा कि मैं ब्रिक्स में आ जाऊँगा, अब सबसे पहले लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा, चाइना मेरे साथ में है ही, बस मेरा काम बन जाएगा। वो तो अलग बात है कि ब्रिक्स के अन्य देशों ने साफ साफ मना कर दिया, भैया नहीं, तुम कल्टी हो जाओ, अगर तुम्हें रहना तो रहो हमारे साथ में, वरना चाइना तुम भी जाओ। एक्चुअली चाइना का सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चाइना, जो पाकिस्तान है वो चाइना का सबसे बड़ा क्लाइंट है वेपन्स का। सबसे जो वेपन्स बाय करता है, ध्यान रखिएगा 81% वेपन्स कम से कम पाकिस्तान चाइना से बाय करता है। और सेकंड नंबर पे जो वेपन्स मतलब हथियार जो बाय करता है वो करता है अमेरिका से। अगर युद्ध हो जाता है आने वाले समय में तो अमेरिका किसका साथ देगा? भाई चाइना तो बाय डिफॉल्ट अपने क्लाइंट का साथ देगा। अब कुछ लोग ये बोलोगे भैया इंडिया भी तो क्लाइंट है चाइना का, हम लोग क्लाइंट हैं, लेकिन वेपन्स बहुत करोड़ों में आते हैं, तो सबसे बड़ा रुपीज़ के हिसाब से पाकिस्तान है इसका क्लाइंट। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की हालत काफ़ी खस्ता कचौड़ी की तरह है, कोई भी आकर उसको मसल सकता है, लेकिन वेपन्स के मामले में इसमें पैसा कहाँ से आता है?
अगर कोई टेरर फंडिंग करनी हो, आतंकवाद फैलाना हो, तो पैसा इसके पास कहाँ से आता है? मतलब कोई ना कोई अन्य देश इसको सपोर्ट कर रहा है। और इस समय हमारा जो इंडिया है ना, दोनों साइड से घिरा हुआ है, चाइना के साइड से भी, पाकिस्तान के साइड से भी। अब तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश जो है, ठीक है, जिसको हमने बनाया था, अब वही अपने सपने देख रहा है और ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी अब हावी होने का प्रयास कर रहा है। हम कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा बहुत तो घिरे हुए हैं, लेकिन हमको अपनी आर्मी पर पूरा विश्वास रखना है, अपने डिफेंस मिनिस्टर पर, अपने सीडीएस पर, हमारी पीएम पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि हमको इंसाफ पक्का मिलेगा। कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। क्योंकि ये जो पीएम मोदी जी के द्वारा जो बयान आया था कि हमारे जो वेपन्स हाउस हैं आपके लिए खुले हैं, आपका लक्ष्य, आपका वक्त, आपका समय, आपको जो यूज़ करना है करो, लेकिन ईंट का जवाब अब की बार पत्थर से दो। ये मुझे इनका एक्शन काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों, चाइना जो लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इस सिनारियो से, ये जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमको ये सीखने की आवश्यकता है शायद कि हमको अब चाइना के ऊपर, ठीक है, जो निर्भरता है उसे अब कम करना चाहिए। क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं हमारे लिए बैसाखी बन चुका है। पहले हम लोग सोचते थे कि चाइना हमारे लिए सहारा है, लेकिन जैसे जैसे इसने पूरा अधिकार स्थापित कर लिया इंडिया के बाज़ार के अंदर, तो हम साफ साफ एक बैसाखी बन चुका है चाइना हमारे लिए, कि हम इसके बिना चल नहीं सकते, ऐसा लगता है। आप देखिए ना बाज़ार में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। 15 अगस्त 26 जनवरी का प्लास्टिक का फ्लैग ही क्यों ना हो, चाहे हमारी दिवाली ही क्यों ना हो, पूरी लीड वगैरह, लाइटिंग वगैरह पूरी तरीके से बाज़ार पटा होता है मेड इन चाइना से। तो हमको ये सीखना चाहिए कि अब हमको इस बैसाखी का आवश्यकता नहीं है, अगर होगी तो बहुत ही नाम मात्र। हमको अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करना होगा, इंडस्ट्रीज खुद स्थापित करनी होगी, तो हमको इस पर फोकस करना चाहिए। सो गाइस, वैसे हमने पाकिस्तान को समझने के बहुत मौके दिए। युद्ध की कीमत हर देश को चुकानी पड़ती है, जैसे रूस और यूक्रेन का हिस्सा आपने देखा, दोनों के बीच में वॉर को 3 साल से अधिक का समय हो चुका है और लगातार यूक्रेन ने बहुत कुछ गंवा दिया है। और युद्ध की कीमत हम लोग ऑलरेडी पहले चुका चुके हैं। आपको याद होगा करगिल युद्ध 1999 में जब युद्ध हुआ था, ये पाक के 3000 सैनिक मारे गए थे और भारत के 527 सैनिक उस समय शहीद हुए थे। ये आंकड़ा मुझे याद है क्योंकि कई बार पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। 1971 में वॉर हुआ था हमारा, फिर 1965 में एक वॉर हुआ था, उससे पहले 1948 में वॉर हुआ था। कितनी बार मौका देंगे संभलने का? हर युद्ध के बाद समझौता होता है, हर समझौते को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ताड़ ताड़ करता है, धराशायी कर देता है। और अभी जो हमारा ये हमला हुआ है पहलगाम हमले के बाद में, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के ये जो पीएम है साफ साफ ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपकी जांच में आपका सहयोग करेंगे। सोचिए, एक तरफ साफ साफ ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से इस्लामाबाद का कोई संबंध नहीं है। वहीं पर पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके हमले में हुई यहाँ पर जान माल की हानि पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इसे दोस्तों आतंकवादी कृत्य बताने या इसकी निंदा करने से परहेज किया। इस समय पाकिस्तान के अंदर 150 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, जिसमें लश्कर तैयबा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। आखिरकार ये पनप कैसे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? बात केवल इंडिया के वॉर की नहीं है, इंडिया के आतंकवादी हमले की नहीं है। आप वर्ल्ड में कोई भी आतंकवादी हमले को खंगाल लीजिएगा, उसकी जड़ें आपको पाकिस्तान के अंदर ही मिलेंगी। तो इसकी छवि पूरे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी खराब हो चुकी है। और अब सच कहूँ तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फाइनली एक बहुत बड़ी मिसाइल से देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। दुश्मन बनेगा चाइना तो हम देख लेंगे चाइना को भी, क्योंकि चाइना की पूरी तरह से जीडीपी दोस्तों जो डिपेंड होती है वो होती है एक्सपोर्ट पर। अगर लोगों ने इसका माल खरीदना बंद कर दिया तो चाइना सड़क पे आ सकता है। जो ये अपने सपने देख रहा है कि मैं अमेरिका को टक्कर दे दूंगा, ठीक है, हर जगह मेरा वर्चस्व स्थापित होगा, तो कहीं ना कहीं इसको भी हानि होगी बहुत तगड़ी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा बता आने वाले समय में, लेकिन आप हमारी डिफेंस का कंपैरिजन आराम से कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ में, बट आप मुझे कमेंट करना पक्का अच्छे से कमेंट करिएगा मंथन करने के बाद कि आपको एक दिन का मैंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, आपको सीडीएस बना दिया, जो एक्शन लेना लो पाकिस्तान के ऊपर, आप सबसे पहले कौन से फाइटर जेट का इस्तेमाल करोगे? अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करोगे तो, अगर आप नेवी का इस्तेमाल करोगे तो आप कौन सा नेवी हमारा इस्तेमाल करोगे? भाई बहुत सारे हमारे पास क्या सबमरीन है, हमारे पास बहुत सारी, क्या इस्तेमाल करोगे? अगर आप केवल आर्मी का प्रयोग करोगे तो एंट्री आप कहाँ से लोगे? थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।